Hello, dear learners. Good evening, everybody. Let's start the class. आ जाइए. तो आज भी हम लोग कंटिन्यू रखेंगे अपनी सीरीज ऑन कॉमन एरर्स. जो हम कॉमन एरर्स डिस्कस कर रहे थे उसी सीरीज को कंटिन्यू रखते हैं. जस्ट सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स. और देखिए, आज जो हम सबसे पहले क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो हमारी सीरीज कंटिन्यू है उसी को रखते हैं. हेलो बेटा, सभी को गुड इवनिंग, सभी को राम राम भी. हम्म, कमजोर हो गए? अरे ऐसा नहीं होगा बेटा. चलिए, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास. हियर आर सम क्वेश्चंस ऑन द स्क्रीन. यहाँ पर आप देखेंगे तो स्क्रीन पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाई पड़ेंगे और आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स बताने हैं. ठीक है. गुड इवनिंग बेटा सभी को. मैं बहुत अच्छा हूँ बेटा. हाँ, मैं बहुत अच्छा हूँ. थैंक यू. चलिए. नमस्कार बच्चे, नमस्कार. द कार इन फ्रंट ऑफ आवर्स विल नॉट टर्न लेफ्ट एंड राइट. It were his friends who were waiting at the gate at that late an hour in the night. So these are the two questions. First, you read these questions, find out the mistake in these questions, and commit the correction to that mistake. ठीक है. सेंटेंसेस पढ़िए, सेंटेंस के किस पार्ट में मिस्टेक है उसका पता लगाइए और उस मिस्टेक का क्या करेक्शन होगा वो कमेंट कीजिए. ठीक है. सो गेट गोइंग डियर स्टूडेंट्स. लग जाओ काम में. क्या टॉपिक्स है बच्चे? ये अभी हम मिसलेनियस कॉमनर्स डिस्कस कर रहे हैं. ये क्वेश्चंस हम 35th चल रहा है तो शायद 34 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है. और अभी फिर एक दो क्लासेस और होंगी कॉमन एरर्स की. उसके बाद में फिर हम टॉपिक वाइज डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे. बट थोड़ा सा मिसलेनियस भी समझ लीजिए. मिसलेनियस पहले डिस्कस कर लेने से फायदा ये रहता है कि मिक्स टाइप की जब हम क्वेश्चंस पहले डिस्कस कर लेते हैं तो बच्चों को आइडिया रहता है कि हमें किस लेवल की तैयारी करनी है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब क्या हमारा एटीट्यूड होना चाहिए सेंटेंस को देखने, समझने, जानने का, और किस लेवल का मतलब परफेक्शन हमसे या किस लेवल की तैयारी हमसे एक्सपेक्टेड है. वेरी गुड, बहुत अच्छे. देखो, एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए इंग्लिश कितने दिन में रिवाइज हो जाएगा? बेटा 3 to 4 months आर एनफ. ठीक है. अगर केवल रिवीजन ही करना है देन आई थिंक 2 months आर एनफ. और अगर मतलब पूरा सिलेबस सीखना है, समझना है, देन इट टेक्स 5 to 6 months. बट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन 2 or 3 months आर एनफ. 2 या 3 महीने एनफ होते हैं रिवीजन के लिए. गुड, बहुत अच्छे. देखो, मैं क्या करूं? कुछ मत करो बेटा. हाँ, देखिए, ये जो क्वेश्चन है इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो थोड़ा सा मतलब कॉन्सेप्ट बेस्ड है, एक तो काफी सिंपल है. ठीक है. एक तो ऐसे ही तुम लोग जान गए होगे उसमें क्या मिस्टेक है. एक में थोड़ा सा सोचना समझना पड़ेगा. तो देखिए, मैं बता देता हूँ सबसे पहले. ये जो हमारे स्टेटमेंट है, द कार इन फ्रंट ऑफ आवर्स विल नॉट टर्न लेफ्ट एंड राइट. ठीक. इसमें मैं आपको दो ऑप्शन बताता हूँ. आप इस बात को दो तरीके से समझ सकते हैं. एक तो ग्रामर कॉन्सेप्ट है. ठीक है. एक ग्रामर का कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको समझाऊंगा, और एक कॉमन सेंस है. मतलब अगर कॉन्सेप्ट आपको नहीं भी पता है, आप सिंपल कॉमन सेंस अप्लाई करते हो तो भी उससे काम हो जाएगा. ये जो बच्चे इन द फ्रंट ऑफ, इन द फ्रंट ऑफ, इन द फ्रंट ऑफ कमेंट किए जा रहे हैं, मैं इनको समझा देता हूँ. बेटा ऐसा नहीं होता है. एक क्वेश्चन मैंने तुम्हें पढ़ाया, उसमें इन फ्रंट ऑफ लिखा था या इन द फ्रंट ऑफ लिखा था, उसकी जगह इन फ्रंट ऑफ आ गया. तो अब तुम सोचते हो इन फ्रंट ऑफ लिखा होगा तो उसकी जगह इन द फ्रंट ऑफ आ जाएगा. इस तरीके से क्वेश्चंस के आंसर्स को मत याद किया करो. समझने की कोशिश किया करो. हर एक सेंटेंस में अलग अलग कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनको समझने की कोशिश किया करो. ठीक है. आ जाइए. देखिए, ये जो हमने लिखा था कार इन फ्रंट ऑफ आवर्स, इन फ्रंट ऑफ का मतलब मैंने क्या बताया था? अहेड. तो द कार इन फ्रंट ऑफ आवर्स का मतलब जो हमारी कार है उसके जो आगे कार है. मतलब जैसे ऐसे रोड पे ट्रैफिक चल रहा है, एक मिनट, ये रोड पर ट्रैफिक चल रहा है. ठीक है. ये कार्स है. ठीक. तो मान लीजिए हमारी कार है और ये वो कार है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. तो इसको सही कहा हमने, द कार इन फ्रंट ऑफ आवर्स.
आवर्स का मतलब आवर कार, हमारे कार के आगे जो कार है उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो ये सही है बच्चे, ये गलत नहीं है। चलिए, यहां पे आंसर मैं बता देता हूं। आंसर है एंड की जगह लिखिए और, कंजंक्शन की मिस्टेक है। अब मैं इसको आपको बता देता हूँ कि ग्रामर का कॉन्सेप्ट क्या जो यहाँ पे काम कर रहा है, जिसकी वजह से हमें और लिखना पड़ा। ठीक है, उससे पहले बताता हूँ कॉमन सेंस। हाँ, चलिए देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉमन सेंस की। मान लीजिए कोई कार भी जा रही है, कोई भी कार कहीं जा रही है, तो जब वो मतलब टर्न करेगी, तो वहां पर उसके लिए दो ही ऑप्शन होंगे, इधर लेफ्ट और राइट। मतलब टर्न के ऑप्शन दो ही होते हैं। ठीक है, या तो आप लेफ्ट टर्न करेंगे या राइट टर्न करेंगे, या फिर टर्न करेंगे ही नहीं, सीधे जाएंगे। तो हमें पता है कि कोई भी कार दोनों टर्न तो नहीं ले सकती एट ए टाइम, कि एक ही बार में लेफ्ट टर्न भी हो जाए राइट टर्न भी हो जाए, ऐसा तो होता नहीं है। तो ये अल्टरनेटिव्स हैं। अल्टरनेटिव्स का मतलब ये ऑप्शन है, या तो ये वाला टर्न या वो वाला टर्न। ठीक है, तो एक तो ये कॉमन सेंस अगर हम थोड़ा सा अप्लाई करेंगे तो हम ऐसे ही जान जाएंगे हमने कंजंक्शन गलत यूज कर रखा है। होता क्या, एंड क्यूमुलेटिव कंजंक्शन है, इसका यूज हम तब करते हैं जब हमें कभी किन्हीं दो वर्ड्स का या दो से ज्यादा वर्ड्स के कंपाउंड को रेफर करना हो। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई विल आई विल गो टू दिल्ली और आगरा। ठीक है, दूसरा हमने लिखा, आई विल गो टू दिल्ली एंड आगरा। तो यहां पर होता गया, और जो है ना बच्चे, ये जो हमने और लिखा है, ये अल्टरनेटिव कंजंक्शन है, एंड क्यूमुलेटिव कंजंक्शन है। तो अगर हम एंड लिखेंगे ना, तो ये दिल्ली एंड आगरा जो है कंपाउंड ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कंपाउंड ऑब्जेक्ट का मतलब हो जाएगा कि एक्शन दोनों के लिए इफेक्टिव है, कि ये पर्सन दिल्ली भी जाएगा और आगरा भी जाएगा, मतलब दोनों ही जगह जाएगा। कंपाउंड ऑब्जेक्ट का मतलब यही है कि वो इक्वली वैलिड है वर्ब के लिए, इस वर्ब के वो दोनों ऑब्जेक्ट हो गए। लेकिन अगर हम दिल्ली और आगरा लिखेंगे तो ये अल्टरनेटिव्स हैं। अल्टरनेटिव्स का मतलब ऑप्शन है, या तो वो दिल्ली जाएगा या फिर आगरा जाएगा, दोनों जगह नहीं जाएगा, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो जब तुम्हें ये बात समझ में आ जाए कि जब हमें किसी कंपाउंड को रेफर करना होता है तो हम एंड यूज करते हैं, लेकिन अगर अल्टरनेटिव्स को रेफर करना होता है तो हम और यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात समझना बहुत आसान है कि कोई भी कार अगर टर्न करेगी तो वो या तो लेफ्ट करेगी या राइट करेगी। तो लेफ्ट और राइट जो है वो अल्टरनेटिव्स हैं, कंपाउंड नहीं हो सकते, क्योंकि एट ए टाइम कोई भी कार दोनों साइड में टर्न नहीं कर सकती। ठीक है, तो एंड कंजंक्शन आपका ऐसे ही गलत हो गया, आप उसकी जगह और लिख दो। चलिए बच्चे, तो आ जाएगा लेफ्ट और राइट। एक मिनट बेटा, एक मिनट। हम्म सर एक क्वेश्चन है आंसर, बेटा आप क्वेश्चन अभी पूछ लेना, अभी लास्ट में जब ये मेरे क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे फिर मैं आपको टाइम दूंगा, तब जो भी पूछना है पूछ लेना। हम्म, खैर, अब जो ग्रामर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर एक और है, अगर वो आपने पहले से पढ़ा हो या आप पहले से उसे समझते हो तो उससे भी हेल्प हो जाती है। क्या है ग्रामर का कॉन्सेप्ट समझना। मैंने एक सेंटेंस लिखा, दे स्पीक दे स्पीक हिंदी डैश इंग्लिश। दे स्पीक हिंदी डैश इंग्लिश। एक दूसरा ऑप्शन, दे डोंट स्पीक दे डोंट स्पीक हिंदी डैश इंग्लिश। ओके, अब ये जो दोनों क्वेश्चंस हैं बच्चों, दे स्पीक हिंदी डैश इंग्लिश, दे डोंट स्पीक हिंदी डैश इंग्लिश, इनके ब्लैंक्स फिल करने के लिए ऑप्शन है एंड और। चलो फिल इन दिस ब्लैंक्स। फिर से समझ लीजिए, हियर आर टू क्वेश्चंस, दे स्पीक हिंदी डैश इंग्लिश, दे डोंट स्पीक हिंदी डैश इंग्लिश। ठीक है, और हमें ये जो दोनों ब्लैंक्स हैं ये फिल करने हैं। इन ब्लैंक्स को फिल करने के लिए हमारे पास ऑप्शन दो कंजंक्शंस हैं, एक कंजंक्शन एंड है, एक कंजंक्शन और है। फिल इन दिस ब्लैंक्स। They speak Hindi dash English. They don't speak Hindi dash English.
अब देखो, जब भी हम कुछ स्टेट करते हैं, कोई असर्टिव सेंटेंस लिखते हैं, तो वहां पर होता है क्या, अगर हम दे प्रोनाउन यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब दीज आर द पीपल दैट वी नो, ये वो लोग हैं जिनके बारे में हम जानते होंगे, क्योंकि प्रोनाउन हम हमेशा नाउन की जगह पर यूज करते हैं। तो अगर हम किसी के लिए प्रोनाउन यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब दे आर फेमिलियर टू अस, कि मतलब हम उन्हें जानते हैं। ठीक है, तो अगर हम उन्हें जानते हैं तो ये भी जानते होंगे वो हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है। तो अगर हम यहाँ पे और लिख देंगे तो इसका मतलब वी डोंट नो, हमें नहीं पता हिंदी या इंग्लिश में से कुछ एक बोलते हैं। लेकिन अगर दे हमने प्रोनाउन लिखा तो आप मान के चलिए कि आपको पता होगा आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर आपको पता है आप किसके बारे में बात कर रहे हैं तो फिर ये भी पता होगा कि वो हिंदी बोलते हैं या इंग्लिश बोलते हैं या दोनों बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे और लिख देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि यू आर नॉट श्योर अबाउट इट। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में लिखिए एंड। होता क्या है कि जब हमें दो ऑब्जेक्ट्स को रेफर करना होता है, और लिख देंगे तो उसका मतलब क्या है वो तुम समझी गए हो। और लिख देने का मतलब या तो हिंदी बोलते हैं या इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, लेकिन मैं कहूंगा आप उसको थोड़े समय के लिए साइड में रख दीजिए। अगर आपको दोनों को ही रेफर करना है कि वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज बोलते हैं तो आप एंड लिखिए। एंड क्यूमुलेटिव कंजंक्शन होता है। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश जो है वो कंपाउंड ऑब्जेक्ट बन गया इस वर्ब स्पीक के लिए। नेक्स्ट में आते हैं, यहां पर देखिए हमारी वर्ब है नेगेटिव, डोंट। अब अगर हमने नेगेटिव वर्ब लिख दी तो इसका मतलब हिंदी भी नेगेटिव है और इंग्लिश भी नेगेटिव है। तो अब आप एंड मत लिखिए, क्योंकि इस केस में एंड जो है ना क्यूमुलेशन को रेफर करेगा और इसका मतलब जाएगा वो हिंदी और इंग्लिश को एक साथ में नहीं बोलते हैं। ये जबकि कॉमन सेंस की बात है, कोई भी एक साथ में दो लैंग्वेज नहीं बोल सकता, एक बार में एक ही लैंग्वेज बोलेगा। तो अब यहाँ पे आप लिखिए और। अच्छा, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो ये है, मतलब ये ग्रामर का कॉन्सेप्ट तो बहुत बड़ा है, मैं आपको शॉर्ट में बस ऐसे अभी समझा देना चाहता हूँ, किसी कॉन्सेप्ट क्लास में डिटेल में बता दूंगा कि अगर हमें कभी किसी नेगेटिव सेंटेंसेस में ऑल आइटम्स इन अ लिस्ट को रेफर करना हो तो उनके लिए यूज कीजिए और। अगर हमें कभी किसी पॉजिटिव सेंटेंस में ऑल आइटम्स ऑन अ लिस्ट रेफर करना हो तो यूज कीजिए एंड। तो बात यह है कि पॉजिटिव सेंटेंसेस में ऑल आइटम्स ऑन अ लिस्ट को रेफर करने के लिए एंड, नेगेटिव सेंटेंसेस में ऑल आइटम्स ऑन अ लिस्ट को रेफर करने के लिए और का यूज कीजिए। ये सेंटेंस नेगेटिव था तो और लिख दिया, वो पॉजिटिव था तो एंड लिख दिया। ठीक, तो ये जो नेगेटिव पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट है ना बच्चे, ये देखो हमें कितना हेल्प करेगा। मुझे इस बोर्ड पे सबसे अच्छा ही मिटाने वाला तरीका लगता है। ये देखो स्टेटमेंट नेगेटिव है ना, विल नॉट टर्न। तो अगर विल नॉट टर्न नेगेटिव है तो जब आप और लिखोगे ना तो वो दोनों को ही निगेट कर देगा, वो लेफ्ट को भी निगेट करेगा, राइट को भी निगेट करेगा, दोनों निगेट हो गए। तो एक तो कॉमन सेंस है कि कोई भी पर्सन टर्न करेगा तो उसके लिए लेफ्ट और राइट जो है वो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन का मतलब एक ही साइड टर्न कर पाएगा, तो इसलिए हमने और लिखा। दूसरा मीनिंग नेगेटिव है और हमें पता है टर्न करने की ऑप्शन दो ही होते हैं, या तो आप लेफ्ट टर्न करोगे या राइट टर्न करोगे। तो अगर हमें कभी टोटल आइटम्स ऑन अ लिस्ट को रेफर करना हो नेगेटिव में तो और लिखिए, एंड मत लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए और आ गया। हाँ, एंड और का हाँ हो सकता है यूट्यूब पे मैंने कभी पढ़ाया हो, कोई डिटेल्ड वीडियो भी हो तो आप वहां से भी देख सकते हो। यूट्यूब पे हो सकता है मैंने पहले कभी इसका पढ़ाया भी हो डिटेल में, तो आप वहां से भी देख सकते हो बच्चे। नेक्स्ट देखिए, इट वर हिज फ्रेंड्स हु वर वेटिंग एट द गेट। अब ये सेंटेंस जो है ना बहुत आसान सब्जेक्ट, मतलब सेंटेंस ही इजी है, लेकिन पेपर में कई बार इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं तो हमने इसको इंक्लूड कर लिया। इस सेंटेंस में जो हमने लिखा ना इट वर हिज फ्रेंड्स, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे हमने लिखा इट वर हिज फ्रेंड्स, और बाकी जो भी आप लिखो। अब यहां पर समझना, ये वर्ब है, ठीक है, इट सब्जेक्ट है और हिज फ्रेंड्स जो है वो कॉम्प्लीमेंट है। वर्ब लिंकिंग वर्ब है ना, इसका जो हम लिखेंगे वो कॉम्प्लीमेंट होगा। तो अब यहां पर एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जो हम सेंटेंस में वर्ब लिखते हैं ना बच्चे, सेंटेंस में वर्ब यूज की जाती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, कॉम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग नहीं यूज की जाती। अब सब्जेक्ट यहाँ पर इट है जो कि सिंगुलर है, तो आप यहाँ पे वर्ब की जगह वॉज लिखिए। तो इसको ऐसे लिखे, इट वॉज हिज फ्रेंड्स। तो कई बार बच्चा क्या सोचता है, लिखते फ्रेंड्स लिखा हुआ प्लूरल है तो वर्ब आ जाएगा, लेकिन बच्चे जो फ्रेंड्स लिखा है ना वो सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट इट है, इट थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन होता है, तो इसके साथ में आप वॉज लिखिए। इट वॉज हिज फ्रेंड्स हु वर वेटिंग एट द गेट। चलो ये क्वेश्चन हो गया, मूव टू द नेक्स्ट वंस। The chief cause of the confusion were some anonymous letters. Good. If you had attended the meeting last week, you must be aware of the decision. 37th and 38th क्वेश्चन, ये दोनों भी सिंपल क्वेश्चन हैं, जल्दी से आंसर कर दो सही से और फिर हम आगे बढ़ें।
ये दोनों क्वेश्चंस भी बच्चे सिंपल हैं और इन क्वेश्चंस के जल्दी से आंसर कर दो फिर हम आगे बढ़े। हम्म, बेटा जल्दी से। ये दोनों क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, मतलब मैं जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करता नहीं, लेकिन मेरी कोशिश है कि पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं मतलब वो डिस्कस हो, चाहे वो आसान हो चाहे डिफिकल्ट हो। तो इसीलिए हमने दोनों क्वेश्चंस यहाँ पे इंक्लूड कर लिए हैं, अदरवाइज दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस। चलो भाई, तो जैसा कि तुम लोग सही बता रहे हो, यहाँ पे समझना, ये जो हमने वर्ब लिखी है वर्ब, इस वर्ब का सब्जेक्ट देखिए क्या है, द चीफ कॉज। द चीफ कॉज सब्जेक्ट है, और ये जो वर्ब है ना लिंकिंग वर्ब है, तो ये जो अनोनिमस लेटर्स है ये इसका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये सब्जेक्ट है वो कॉम्प्लीमेंट है। तो अब हमें पता है कि वर्ब जो होती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होती है, कॉम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग तो यूज नहीं होती। वर्ब तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज किया जाती है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, द चीफ कॉज। अब चूंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लिखिए वॉज। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया, द चीफ कॉज ऑफ द कंफ्यूजन वाज सम अनोनिमस लेटर्स, कि जो कंफ्यूजन हुई उसकी चीफ मतलब जो कॉज था वो अनोनिमस लेटर्स थे, तो वहां पे आप वॉज लिख दीजिए। वो अनोनिमस लेटर्स हमारा सब्जेक्ट नहीं है, बच्चा कई बार उससे रिलेट कर लेता है वर्ब को, वो सोचता है कि यहाँ पर अनोनिमस लेटर्स प्लुरल है तो यहाँ पे वर आएगा, बट अनोनिमस लेटर्स हमारा सब्जेक्ट नहीं है बच्चा, सब्जेक्ट हमारा चीफ कॉज है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब लिखिए वॉज आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू हैड अटेंडेड द मीटिंग लास्ट वीक, ठीक है, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द डिसीजन। अब हम किसी से कह रहे हैं कि अगर तुमने मीटिंग अटेंड की होती लास्ट वीक में, ठीक है, अगर तुमने लास्ट वीक में मीटिंग अटेंड की होती तो तुम्हें डिसीजन क्या है ये पता होता, मतलब अगर तुम्हें नहीं पता है तो इसका मतलब तुमने मीटिंग को अटेंड नहीं किया। चलिए बहुत अच्छे आंसर्स हैं तुम लोगों के, खूब सोच समझ के आंसर बता रहे हो मुझे लग रहा है। गुड। देखो यहाँ पे समझना क्या है बेटा, ये जो क्वेश्चन है ना ये नो एरर है, इसमें कोई मिस्टेक है नहीं, मतलब ये जितने हमने क्वेश्चंस आज तक डिस्कस कर लिए 38 क्वेश्चंस में से फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है जिसमें कोई एरर नहीं है। ठीक है, एक मिनट, मस्ट बी अवेयर, एक मिनट बच्चा ध्यान नहीं दिया, मेरे से मिस्टेक हो रही है छोटी सी, मेरे से छोटी सी मिस्टेक हो रही है, एक मिनट, नो एरर नहीं है ये। मैंने ध्यान नहीं दिया वहां पे मस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पे वुड लिखा होता तो ये सही होता, लेकिन वहां पे मस्ट लिखा हुआ है तो सही नहीं है बच्चे, ये गलत है। हाँ चलो आंसर बताओ तुम लोग क्या बता रहे हो उसका। राम राम बच्चों, सबको राम राम। लास्ट वीक टाइम ऑफ पास्ट, सो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, बिल्कुल सही बच्चे। अब देखो ये जो सेंटेंस हमने लिखा ना, इफ यू हैड अटेंडेड द मीटिंग लास्ट वीक, ये लास्ट वीक है, टाइम टाइम है पास्ट में, ठीक है, तो टेंस होना चाहिए पास्ट, हमने लिख रखा है पास्ट परफेक्ट, तो हैड रिमूव कर दीजिए। अब यहां पर एक छोटा सा कंफ्यूजन बच्चों को ये हो सकता है कि ये तो इफ क्लॉज है, और इफ क्लॉज जो होती है वो कंडीशन एक्सप्रेस करती है। अगर हम कोई पास्ट की कंडीशन को इमेजिन करें तो हमें उसके साथ में पास्ट का इमेजिनेशन शो करने के लिए हेड प्लस थर्ड फॉर्म लिखना पड़ता है, जैसा कि हमने लास्ट एक एग्जांपल में डिस्कस किया था। लेकिन ध्यान देना, ये जो कंडीशन है ना यहाँ पे, ये अनरियल कंडीशन नहीं है, मतलब ये एक ऐसी कंडीशन है जो हम मान के चल रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा, बट ये अनरियल कंडीशन नहीं है, क्योंकि अगर वो कंडीशन अनरियलिटी की होती तो यहाँ पे जो रिजल्ट है ना ये भी अनरियलिटी शो कर रहा होता है। ये जो लिखा ना, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द डिसीजन, तो ये मस्ट बी अवेयर ऑफ द डिसीजन जो है ना बच्चे, ये अनरियलिटी नहीं है, ये इमेजिनेशन नहीं है, ये अजम्पशन है, मतलब हम ऐसा अज्यूम करके चल रहे हैं कि अगर तुमने लास्ट वीक में मीटिंग अटेंड की है तो तुम्हें अवेयर भी होगे कि क्या हुआ था, तो इसका मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि इसने अटेंड की होगी मीटिंग। तो हाँ, इसीलिए यहाँ पे हैड हटाइए और अटेंडेड लिखिए। और ध्यान दीजिए ये स्ट्रक्चर कंडीशनल का है, लेकिन ये प्रॉपर कंडीशनल नहीं है, ये जो हमने सेंटेंस लिखा ना बच्चे,
ये सेंटेंस केवल स्ट्रक्चरली कंडीशनल है बट इट इज नॉट अ कंडीशनल। ठीक है, तो ये कंडीशनल नहीं है, इसीलिए यहाँ पे लास्ट वीक जो टाइम पास्ट का है उसके अकॉर्डिंग अटेंडेड लिख दीजिए। ठीक है, खैर अब हो सकता है मैंने ये सारी बातें कह दी हैं, तुमने सुन भी लिए लेकिन तुम्हें समझ में ना आया हो, तो उसके लिए मैं एक कोशिश कर लेता हूँ बस समझाने की, यहां से समझ में आ जाएगा। देखो इफ यू met him he will call you। ठीक है, दूसरा if you met him he would। कंडीशनल के कुछ इसमें क्वेश्चन मैंने ज्यादा इंक्लूड कर लिया लगता है, असल में कंडीशनल होता बहुत अच्छा चैप्टर है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट भी होता है, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, काफी क्वेश्चंस आते हैं। एक बार बच्चों एक काम करोगे, ये दोनों एग्जांपल देखिए, इफ यू मेट हिम ही विल कॉल यू, इफ यू मेट हिम ही वुड कॉल यू, इनको एक बार सही कर दो। राइट है, बिकॉज एक कंडीशनल है, टेंस नहीं। बेटा वो टेंस था, कंडीशनल नहीं। एक्चुअली में वो वर्ब जो है ना, मैं एग्जाम्पल मैंने थोड़ा ट्रिकी यूज कर लिया कंपटीशन के लिए, जब इंग्लिश पढ़ाते हैं तो इस तरीके के एग्जाम्पल डिस्कस नहीं करना चाहिए बिकॉज इट कॉजेस कंफ्यूजन अमंग स्टूडेंट्स। ठीक है, बट अब जो उठ गया क्वेश्चन तो आगे आगे तो आएगी, आप तो डिस्कस तो करेंगे। मस्ट में करेक्शन नहीं कर सकते बेटा, किसी भी सेंटेंस को हम करेक्ट तब करते हैं, ठीक है, हम किसी भी स्टेटमेंट को करेक्ट तब करते हैं जब वो इनकरेक्ट हो। अगर वो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में करेक्ट हो सकता है तो उसको करेक्ट ही माना करो बेटा, ये नहीं कि जबरदस्ती करेक्शन कर ही देना है। हम्म, अब देखो ये वाला जो स्टेटमेंट है, इफ यू मेट हिम ही वुड कॉल यू, ठीक है, तो ये है हमारा सेमी क्लोज्ड कंडीशनल। एक मिनट बच्चा, ठीक है, ये है हमारा सेमी क्लोज्ड कंडीशनल, और इसमें हम एक सिचुएशन इमेजिन कर रहे हैं प्रेजेंट और फ्यूचर की, कि अगर तुम उसको मिलो तो तुम्हारी मदद कर देगा, बट हम ये मान के चल रहे हैं बट यू वुड नॉट, लेकिन तुम उससे मिलोगे नहीं, और चूंकि तुम उससे मिलोगे नहीं तो फिर वो तुम्हें कॉल भी नहीं करेगा। ठीक है, ये, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ना, ये पास्ट अनसर्टेनिटी है, ये इमेजिनेशन नहीं है, ध्यान रखना, ये कंडीशन भी नहीं है, ये पास्ट की एक अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी भी मत बोलो इसे, इसे लिखते हैं पॉसिबिलिटी। ये पास्ट की एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, और ये हम कह रहे हैं इफ यू मेट हिम, अगर तुम उससे मिले थे, मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि तुम उससे मिले होगे। इफ यू मेट हिम, कि अगर तुम उससे मिले थे, ही विल कॉल यू, तो फिर वो तुम्हें कॉल भी करेगा, चिंता मत करो, आराम से बैठो। तो एक्चुअली ये दोनों सेंटेंसेस सही हैं, बट मेरे से थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हुई कि ये जो मैंने क्वेश्चन उठा लिया ना, ये कंपटीशन के क्लास में पिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन के लिए बच्चे को वो बेसिस मान के एक सिचुएशन जो है उसकी प्रोबेबिलिटी शो कर रहा है कि अगर तुम उससे पास्ट में मिले हो, जो कि वो मान के चल रहा है कि मिले होगे, तो फिर वो ये बता रहा है कि इसका रिजल्ट ये आएगा कि वो तुम्हें कॉल करेगा। मतलब अगर तुम उससे मिले हो तो वो तुम्हें कॉल करेगा, नहीं मिले हो तो नहीं करेगा, इसका मतलब ये है। इफ यू मेट हिम ही वुड कॉल यू, ये सेमी क्लोज कंडीशनल है जो प्रेजेंट या फ्यूचर की अनरियलिटी एक्सप्रेस कर रहा है, और इसका मतलब ये है कि अगर तुम उससे मिलते या अगर तुम उससे मिलते हो तो फिर वो तुम्हें कॉल करेगा, बट ये मान के चल रहा है हमारा स्पीकर कि तुम ऐसा करोगे नहीं, तुम मतलब उससे मिलोगे नहीं तो वो तुम्हें कॉल भी नहीं करेगा। ठीक है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ना, ये पास्ट की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे मस्ट लिखा है। अब ये मस्ट अजम्पशन एक्सप्रेस कर रहा है, हम ये मान के चल रहे हैं कि प्रेजेंट में ये सिचुएशन ट्रू होगी। अच्छा, इसके ट्रू होने का बेसिस क्या है? इसके ट्रू होने की बेसिस ये पास्ट पॉसिबिलिटी है, कि पास्ट के एक एक्शन को हमने पॉसिबिलिटी मान लिया कि उस पॉसिबिलिटी में वो रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो चूंकि ये पास्ट की पॉसिबिलिटी है, पास्ट का इमेजिनेशन है,
हेलो, हेलो, हेलो। चलिए, अब आवाज आ गई होगी बेटा। ये बीच में ऐसी आवाज चली जाती है। आई मस्ट बी ऑडिबल टू यू। नाउ आई मस्ट ए हो, कितने कमेंट लिख दिए बच्चे ने, नो साउंड, नो साउंड। हाँ बेटा, देयर वाज सम प्रॉब्लम बट नाउ द प्रॉब्लम हैज बीन रिजॉल्व्ड। आई मस्ट बी ऑडिबल टू यू नाउ। नो साउंड, नो साउंड। बेटा, अब आवाज आ गई होगी, ध्यान से सुनो। हाँ, अब सुनाई पड़ रहा हूँ। पहला दिन है मेरा इस क्लास में। चलो भाई, इनको सभी लोग वेलकम करो, इनका पहला दिन है आज क्लास में। ठीक है। ओके, चलो आ जाओ। एक मिनट बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन। It affected the lack of the implementation of some important agriculture innovative programs। एक क्वेश्चन है। दूसरा है, of all the sectors agriculture needs high allocation of funds। अब दोनों क्वेश्चन आसान है। दोनों ही क्वेश्चंस जो हैं बच्चे, दोनों ही क्वेश्चंस जो हैं ये काफी इजी हैं। क्वेश्चन नंबर 39 एंड क्वेश्चन नंबर 40, ऑल दिस क्वेश्चंस आर इजी, मतलब आसान है। थोड़ा सा दिमाग में प्रेशर डालना है, ज्यादा नहीं डालना है। ठीक है। और अपने आप समझ में आ जाएगा। आपकी पेड क्लास कब आएगी? भैया आजकल हम लोग ऑफलाइन बैच बना रहे हैं मुखर्जी नगर में। ठीक है। तो जो भी पेड पेड क्लासेस वगैरह आती हैं सब ऑफलाइन आती हैं। ठीक है। अब मैं ऑफलाइन ही पढ़ाता हूँ। ठीक है। ऑनलाइन वनलाइन इस समय नहीं पढ़ा रहा हूँ ज्यादा। सर, ये जो एरर होते हैं इनमें कंफ्यूजन होने का क्या कारण है? बेटा, इनमें कंफ्यूजन होने का कारण ये है कि हम बहुत सी चीजें भी जानते नहीं है, मतलब हमारी नॉलेज जो थोड़ी सी है वो लिमिटेड है। ठीक है। थोड़ा नॉलेज को वास्ट करना है, और जो हम जानते हैं उसको क्लैरिटी भी प्रॉब्लम हो सकती है कि हम जानते तो हैं, वी हैव गॉट द नॉलेज बट नॉलेज इज नॉट क्लियर इनफ। ठीक है। वो नॉलेज हमें इतनी क्लियर नहीं है, मतलब क्लैरिटी इतनी अच्छी नहीं है कि हम जरूरत पड़ने पे अचानक से सेंटेंस सामने आ जाए तो उसको जान पाए। सो द प्रॉब्लम दो ही तरीके की होती है। इधर यू डोंट हैव एनफ नॉलेज, या तो आपको एनफ नॉलेज नहीं है, या फिर नॉलेज भी है तो फिर उसकी क्लैरिटी नहीं है, रिवीजन अच्छा नहीं है, या फिर मतलब डेप्थ से नहीं चीजों को समझा है। यही वजह होती है, और कोई खास वजह नहीं होती। चलिए। नौ से 39th क्वेश्चन जो है, मैं पहले इसको आपको समझा देता हूं। यहां देखिए, हमने लिखा इट इफेक्टेड द लैक ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर इनोवेटिव प्रोग्राम्स। यहां पर जो इफेक्टेड हमने यूज किया ना, ये वर्ब है, ध्यान से देखना। अच्छा, कुछ बच्चे ये जानते होंगे कि जो इफेक्ट वर्ड है ये नाउन होता है। तो मैं आपको बता दूं, ये नाउन भी होता है और ये वर्ब भी होता है। और वो एक और अफेक्ट होता है, ये वाला AFFECT अफेक्ट। ये केवल वर्ब होता है, नाउन नहीं होता। ठीक है। तो ये जो इफेक्ट है, जब ये वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है टू कॉज। टू कॉज, टू मेक समथिंग हैपन, टू प्रोड्यूस समथिंग। तो ये जो हमने लिखा ना, इट इफेक्टेड द लैक ऑफ इंप्लीमेंटेशन, तो इट इफेक्टेड द लैक का मतलब हो गया इट कॉज द लैक, कि मतलब इसकी वजह से कमी हो गई। किस किस चीज में? इंप्लीमेंटेशन ऑफ, किस चीज का इंप्लीमेंटेशन? सम इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर इनोवेटिव प्रोग्राम। अब समझना यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है जिसकी मिस्टेक हो गई। प्रोग्राम्स हमने लिखा नाउन, ये हमारा मेन नाउन है। ठीक है। इनोवेटिव हमने लिखा एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है। इंपॉर्टेंट हमने लिखा, ये भी है एडजेक्टिव। एग्रीकल्चर जो हमने लिखा ये है नाउन, मतलब ये नाउन है लेकिन एक्चुअल में मॉडिफायर का काम कर रहा है। मेन नाउन नहीं है, मेन नाउन यहाँ पर जो है वो प्रोग्राम है। नहीं, सही है बेटा। अभी जो हमने लिखा है ना, इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर इनोवेटिव प्रोग्राम्स, मैं इसको आपको दूसरे स्क्रीन पे लिख के समझाता हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है। सम इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर इनोवेटिव प्रोग्राम्स, देखो ऐसा एक मिनट, यहाँ तो पहले से ही कुछ लिखा हुआ है। जैसे हमने लिखा सम, फिर से वापस जाना पड़ेगा, क्या था, ध्यान ही नहीं दिया। क्या था? सम इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर इनोवेटिव प्रोग्राम्स। सम
इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर इनोवेटिव प्रोग्राम्स। ठीक है, ये सेंटेंस है, मतलब सेंटेंस नहीं है, ये नाउन फ्रेज है, ये सेंटेंस नहीं है। ठीक है, इसको ऐसे समझना, इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव है, क्वालिफाइंग। एग्रीकल्चर नाउन है, जो कि इस सेंटेंस में मेन नाउन नहीं है, मॉडिफायर है, क्योंकि ये डिस्क्राइब करने के लिए लिखा गया है मेन नाउन प्रोग्राम्स को। तो मेन नाउन जो है वो प्रोग्राम्स है, ये मेन नाउन है। ठीक है, इनोवेटिव जो है ये एडजेक्टिव है। ठीक है, एक चीज, इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव है, इनोवेटिव एडजेक्टिव है, ये क्लासिफाइंग एडजेक्टिव है। ठीक है, और ये क्वालिफाइंग एडजेक्टिव है। सम जो है ये डिटर्मिनर है। अब होता क्या है कि जब भी हम कोई नाउन फ्रेज लिखते हैं, ये हमेशा ध्यान देना। ठीक है, जब भी हम कोई नाउन फ्रेज लिखते हैं, कोई भी नाउन फ्रेज जब हम लिखते हैं, तो उस नाउन फ्रेज में क्या होता है बच्चे। ठीक है, नाउन्स का कैसे पता लगाएं सर? बेटा देखो, आपको समझना पड़ता है, नाउन चैप्टर पढ़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है, तब पता चलता है। अदरवाइज देयर इज नो अदर टेक्निक that we get some kind of glasses or we get some kind of equipment that will find out nouns in this sentence for us, ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, you have to study। ठीक है, you have to study, there is only one way that you have to study, if you don't know anything then you have to study it। okay, अब सोचो नहीं उसका कोई टेक्निक हो जाए, या कोई ऐसा टूल आता हो, कोई इक्विपमेंट आता हो जो हम खरीद लें और उसका यूज करें, वो हमें बता दे कि इस सेंटेंस में ये नाउन है वो नाउन है, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो हमें अपना ही दिमाग यूज करके पता करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। मैं आपसे ऑफलाइन पढ़ा हूं सर, आप कमल के एग्जांपल्स बहुत देते हो। हाँ, तो तुम कमल की जगह कुछ और लिख लो भैया। बेमतलब की चीजें बच्चे ऐसे ही पकड़ते हैं, कमल के एग्जांपल बहुत देते हैं, मतलब ये कमल में लटका पड़ा है, इसको क्या पढ़ाया गया, ठीक है, उसकी बात नहीं कर रहा, कमल के एग्जांपल बहुत देते हो। भाई कमल इजी नाम होता है, लिखने में भी इजी होता है, बोलने में भी इजी होता है, तो इसीलिए कमल का नाम लिख देते हैं, बाकी कोई खास बात नहीं है। बच्चे कमल में ही फैसिनेट हो जाते हैं। आप देखो, ये जो हमने नाउन फ्रेज लिखी है ना, सम इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर इनोवेटिव प्रोग्राम्स, वो गलत है फ्रेज, उसको सही करके हमें ऐसे लिखना पड़ेगा। तो ये जो हमने नाउन फ्रेज लिखी है ये गलत है, और इसको सही करके हमें ऐसे लिखना पड़ेगा। ये जो हमने किया है ना, यहाँ पर क्या किया ये समझना, दो तीन छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, वो ध्यान रखोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा, हमेशा क्लियर रहेगा। पहली बात, जब भी हम कोई नाउन फ्रेज लिखते हैं, नाउन फ्रेज का मतलब कोई ऐसी फ्रेज जिसका मेन वर्ड नाउन हो, तो स्टार्टिंग में हमेशा डिटर्मिनर्स आते हैं। जैसे ये सम है ना, ये डिटर्मिनर है, तो सबसे पहले आएगा डिटर्मिनर। अच्छा, फ्रेज के एंड में जो आएगा वो आएगा मेन नाउन। मेन नाउन का मतलब जिसको हम सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट या एज एन ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। तो प्रोग्राम्स मेन नाउन है, वो एंड में आ गया, सम उसका डिटर्मिनर है, वो सबसे पहले आ गया। और बाकी जो बीच में आएंगे डिटर्मिनर्स, सॉरी एडजेक्टिव्स और मॉडिफायर्स। अब जैसे एग्रीकल्चर है, ये नाउन है, ये कोई मॉडिफायर तो है नहीं। ठीक है, तो अगर हम किसी एक नाउन को किसी दूसरे नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए एज अ मॉडिफायर यूज करें, तो वो नाउन के सबसे पास लिखा जाएगा, मतलब एडजेक्टिव्स के पहले लिख दिया जाएगा। तो एग्रीकल्चर नाउन है, जो प्रोग्राम्स नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, ये उसके पास लिखा जाएगा। उसके बाद में इंपॉर्टेंट और इनोवेटिव, ये दोनों एडजेक्टिव्स हैं। अच्छा, एडजेक्टिव्स में क्या होता है कि जो क्वालिफाइंग एडजेक्टिव है, जो क्लासिफाइंग एडजेक्टिव है, क्लासिफाइंग नाउन के पास रहेगा। इनोवेटिव क्लासिफाइंग है, तो क्लासिफाइंग एडजेक्टिव नाउन के पास रहेगा। क्वालिफाइंग एडजेक्टिव जो होते हैं वो क्लासिफाइंग एडजेक्टिव्स के बाद लिखे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट है क्वालिफाइंग एडजेक्टिव है, तो क्लासिफाइंग एडजेक्टिव के बाद लिखा जाएगा। तो सही सीक्वेंस इसका ये बनेगा, सम इंपॉर्टेंट इनोवेटिव एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स। ठीक है बच्चे, तो ये हमारा इसका आंसर है कि ये जो हमने नाउन फ्रेज लिखी है इसमें गलत मतलब सीक्वेंस है वर्ड्स का, सही सीक्वेंस ये होगा। आइए, तो ये जो हमारे क्वेश्चन है इसका यही आंसर हो गया कि इंपॉर्टेंट क्वालिफाइंग एडजेक्टिव है, ये तो सही लिखा हुआ है। एग्रीकल्चर जो नाउन है ना, वो इस प्रोग्राम्स नाउन के पास लिखना चाहिए, क्योंकि नाउन नाउन के हमेशा पास लिखे जाते हैं।
तो इस सेंटेंस को सही करने के लिए आप बस इतना कीजिए कि एग्रीकल्चर को प्रोग्राम से पहले ले आइए और इसको ऐसे लिख दीजिए, इट इफेक्टेड द लैक ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट इनोवेटिव एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बेटा देखो, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ ऑल दी सेक्टर्स एग्रीकल्चर नीड्स हाई एलोकेशन ऑफ फंड्स। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन केवल इतना हो तो ये सही है, एग्रीकल्चर नीड्स हाई एलोकेशन ऑफ फंड्स, अगर ये केवल इतना लिखा हो तो ये सही है। लेकिन यहां पर हमने एक फ्रेज लिख दी, ऑफ ऑल दी सेक्टर्स। ऑफ ऑल दी सेक्टर्स लिख देने से ना ये सेंस ऑफ कंपैरिजन हो गया कि हम यहाँ पर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका बाकी सारे सेक्टर्स के साथ में कंपैरिजन कर रहे हैं। अब अगर हम ऑफ ऑल का मतलब जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर खुद भी इंक्लूडेड है, तो अगर हम कभी किसी एक का कंपैरिजन सबके साथ करें तो हमें सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव या एडवर्ब्स यूज करने चाहिए। तो यहाँ पर जो हमने हाई लिखा है ना, ये एडजेक्टिव है पॉजिटिव डिग्री में, लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन वन वर्सेस ऑल का हो रहा है तो आपको सुपरलेटिव डिग्री लिखनी पड़ेगी। अच्छा, जब सुपरलेटिव डिग्री लिखोगे तो उसके साथ में द आर्टिकल भी लिखना पड़ेगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा, ऑफ ऑल द सेक्टर्स एग्रीकल्चर नीड्स द हाईएस्ट एलोकेशन ऑफ फंड्स। तो अगर यहाँ पे ये नहीं लिखा होता ना ऑफ ऑल द सेक्टर्स, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट था। अगर ये ऑफ ऑल द सेक्टर्स नहीं लिखा होता ना बच्चे, तो ये सेंटेंस करेक्ट था। ऑफ ऑल द सेक्टर्स लिख देने से ये कंपैरिजन हो गया, ठीक है। अब चूंकि कंपैरिजन वन वर्सेस ऑल का है तो आपको सुपरलेटिव डिग्री लिखनी पड़ेगी, ठीक है। हाई जो है वो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, उसको आप सुपरलेटिव बनाओगे तो द हाईएस्ट हो जाएगा। मेरा इंग्लिश बहुत खराब है, कुछ समझ नहीं आता, खैर वो एक अलग बात है। देखो 41st क्वेश्चन, food prices plunged by some 40% to their peak in the mid 1990s. The number of the vehicles is continuously increasing, resulting in more pollution. इन दोनों क्वेश्चंस को बच्चे पढ़िए, इन दोनों क्वेश्चंस में क्या मिस्टेक है उसका पता लगाइए, और अगर पता चल जाए, जो कि पता चल जाएगा अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, तो उनके करेक्शंस जो है कमेंट कीजिए। सर जो दिल्ली आ नहीं से नहीं है उनके लिए ऑनलाइन बैच कब आएगी सर? गुरुजी आप व्हाट्सएप पर रिप्लाई नहीं देते हैं क्यों? अरे करता हूँ बेटा, व्हाट्सएप पे मैं रिप्लाई करता हूँ, बट इट टेक्स टाइम, ठीक है। हाँ, तुम मुझे इतना फ्री समझते हो कि जैसे तुमने व्हाट्सएप पे मैसेज लिखा तुम्हें लगता है कि तुरंत ही सर का रिप्लाई आ जाएगा, सेम डे आ जाएगा। बेटा आ जाता है रिप्लाई, कई बार एक दो दिन भी लग जाते हैं। हम बिहार से, बिहार और यूपी वाले का इंग्लिश ही ले डूबता है। असल में तुम यूपी बिहार वालों को इंग्लिश नहीं ले डूबता, तुम इंग्लिश को ले डूबते हो, सच्चाई तो यह है। यूपी बिहार वाले जो है ना, मतलब हम भी यूपी से हैं, मतलब ये इस तरीके से हमें कहना नहीं चाहिए, लेकिन जब तुमने इस तरीके की बात की है तब मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें लगता है कि यूपी बिहार के जो बच्चे हैं उनको इंग्लिश परेशान कर रही है। मैं दूसरे एंगल से देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि तुम लोग इंग्लिश को ले डूबे हो। तुमने इंग्लिश की इतनी छीछा लेदर की है, ठीक है, तुमने इंग्लिश का ऐसा मजाक बनाया है जितना किसी ने नहीं बनाया। तो इंग्लिश नहीं तुम्हें ले डूबती है, तुम लोग खुद ही इंग्लिश को लेकर डूब जाते हो, ठीक है। पढ़नी चाहिए, कैसे पढ़ते हो, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ते हो, क्या जब पढ़ना चाहिए तो तुम आपस में बातें करते हो, जब पढ़ना चाहिए तो तुम एक दूसरे का हालचाल पूछते हो, नंबर पूछते हो, कहाँ रहते हो, कहाँ रहती हो, ये पूछते हो, ठीक है। पढ़ने चाहिए, कॉन्सेप्ट तुम याद करते हो, क्वेश्चन के आंसर्स, तुम्हें क्वेश्चन के आंसर समझने चाहिए, तुम याद करते हो, ठीक है। तो इंग्लिश नहीं तुम्हें ले डूबती बेटा, तुम खुद ही इंग्लिश को ले डूबते हो असल में। राम राम बेटा। हाँ, एरर तो है ही बेटा, कहाँ से एरर है ये समझना है। देखो मैं बताता हूँ इसमें एरर क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है ना, आसान है, फूड प्राइसेस प्लंज्ड बाय सम 40% टू देयर पीक। अब देखो, प्लंज का मतलब होता है गिरना, ठीक है। जैसे जब कोई वर्ब मोशन शो करे, मूवमेंट शो करे, अगर वो मूवमेंट इस तरीके से है, मतलब कैसा भी मूवमेंट हो सकता है, ठीक है, वर्टिकल एक्सिस पे भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे भी हो सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। प्लंज जो वर्ब है
ये वर्ब वर्टिकल एक्सिस के मूवमेंट को रेफर करती है, तो हमने इसीलिए वर्टिकल एक्सिस पे ये लिख दिया, ये मूवमेंट हो गया, ठीक है। अच्छा देखो, कोई भी चीज जब राइज करती है तो उसका मूवमेंट होता ही है, कोई भी चीज जब प्लंज करती है तो उसका मूवमेंट होता ही है। प्लंज का मतलब होता है गिरना, धड़ाम होना, ठीक है। अब हमें समझना ये है कि जब भी कोई चीज मतलब प्लंज करेगी, गिरेगी, तो जहां से वो गिरनी शुरू हुई वो उसका ओरिजिन है, जहां पर तक वो गिर गई वो उसका डेस्टिनेशन है। जब कोई चीज राइज करेगी तो ये उसका ओरिजिन है, जहां तक वो राइज करके पहुंच गई वो उसका डेस्टिनेशन है। ऐसे ही होता है ना। ओरिजिन की प्रिपरेशन होती है फ्रॉम, डेस्टिनेशन की प्रिपरेशन होती है टू, ठीक है। अब ये छोटी छोटी बातें बस हमें ध्यान रखनी है कि कोई भी चीज अगर राइज करेगी तो बॉटम जो है वो उसका ओरिजिन होगा और टॉप उसका डेस्टिनेशन होगा। कोई भी चीज अगर प्लंज करेगी, ठीक है, तो जो टॉप है वो उसका ओरिजिन होगा, बॉटम जो है वो उसका डेस्टिनेशन होगा। तो ये सर आप कैसे पढ़ते हैं? एक्चुअली मैं पढ़ता नहीं हूँ, मैं समझता हूँ। द प्रॉब्लम इज दिस दैट आई डोंट रिमेम्बर क्वेश्चंस और देयर आंसर्स, आई ट्राई टू अंडरस्टैंड देम बाय दैट इज द आंसर ओनली, कि वही आंसर क्यों है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। तो बात ये नहीं है, मैं पढ़ता ही नहीं हूँ बेटा। हम्म। ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर देखो, ये जो हमने प्लंज्ड वर्ब लिखी है ना, कि वो फूड प्राइसेस थे वो गिर गए, तो अगर गिर गए तो हमें पता है पीक जो है ये टॉप होता है। कोई भी चीज मतलब पीक का मतलब टॉप होता है, सर्वोच्च पॉइंट, ठीक है। अगर कोई भी चीज प्लंज कर रही है, गिर रही है, तो जो टॉप है ना वो केवल उसका ओरिजिन पॉइंट हो सकता है, डेस्टिनेशन नहीं हो सकता, क्योंकि टॉप डेस्टिनेशन उसका होगा जो राइज कर रहा है, ठीक है। और जो चीज गिर रही है उसके लिए जो टॉप है वो ओरिजिन होगा, ठीक है। तो अगर कोई चीज गिर रही है तो पीक जो है ना वो उसका डेस्टिनेशन नहीं हो सकता, ठीक है। वो उसका ओरिजिन हो सकता है, क्योंकि गिरेगी ना तो वो नीचे ही जाएगी, पीक पे नहीं पहुंचेगी, तो पीक उसका ओरिजिन हो सकता है, डेस्टिनेशन नहीं हो सकता। तो ये जो टू प्रेपोजिशन है ये हटाइए, फ्रॉम लिखिए। तो इसको ऐसे लिखिए, द फूड प्राइसेस प्लंज्ड बाय सम 40% फ्रॉम देयर पीक इन द मिड 1990s। तो ये है क्या, मतलब पूरी कहानी मैं समझाता हूँ। पूरी कहानी यहाँ पर ये है कि ये जो वर्ब है प्लंज्ड और ये नाउन है पीक, बस इनको आपस में रिलेट कर लो, आंसर अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। वेन एवर समथिंग प्लंजेस, जब कोई चीज गिरती है तो उसका डाउनवर्ड मोशन होता है, उसका मोशन डाउनवर्ड होता है। तो अगर कोई चीज डाउनवर्ड मूव कर रही है तो जो बॉटम पॉइंट होगा वो उसका डेस्टिनेशन होगा, डेस्टिनेशन का मतलब टू, और जो उसका टॉप पॉइंट होगा वो उसका ओरिजिन पॉइंट होगा, ओरिजिन पॉइंट का मतलब है फ्रॉम। हमें पता है पीक जो है ना वो टॉप पॉइंट होता है, क्योंकि पीक टॉप पॉइंट है तो प्लंज वर्ब के साथ में वो डेस्टिनेशन नहीं हो सकता है, वो केवल ओरिजिन ही हो सकता है, तो इसलिए प्रिपरेशन हो जाएगी फ्रॉम। ठीक है। हम्म। हाँ बेटा, प्लंज थर्ड फॉर्म नहीं, यहाँ तो खैर सेकंड फॉर्म है, वैसे थर्ड फॉर्म भी इसकी यही होती है, ठीक है। इसकी थर्ड फॉर्म भी यही होती है बेटा। कितने कमेंट कर देते हो तब तक तुम लोग, एक मिनट। क्या क्या? आ, सर इंग्लिश को समझने के लिए मीनिंग भी तो याद होने चाहिए, होना तो बहुत कुछ चाहिए, ठीक है। Sir, I am seriously saying that you are teaching logically and technically, and I am gaining my knowledge by the grace of you. Thank you, बेटा। हम पटना से दिल्ली नहीं आ सकते, इसीलिए ऑनलाइन ही सहारा है। अच्छी बात है बेटा, ऑनलाइन भी सीखते हैं, देखो हम भी ऑनलाइन पढ़ाते हैं, और भी टीचर्स होंगे ऑनलाइन पढ़ाते होंगे, तो बहुत से टीचर्स हैं ऑनलाइन पढ़ाते हैं, ठीक है। अब तो अपना देख लो जो टीचर अच्छे लगते हैं और जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, कोई यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, कोई अपने पेड कोर्सेज पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आपको लगता है, मान लो कोई ऐसे टीचर हैं जो बढ़िया पढ़ाते हैं, ठीक है, तो उनका अपना सीख लो, बढ़िया बात है, और क्या। जब ऑनलाइन ऑप्शन है ही है, ठीक है, तो फिर आने की क्या जरूरत है पटना से दिल्ली, पटना में ही रहो। सर जो मजा आपकी ऑफलाइन क्लास में है वो ऑनलाइन में नहीं है, ऑनलाइन ऑनलाइन में कोई मजा नहीं होता, ऑनलाइन ऐसे ही होती है, ठीक है। मतलब ऑनलाइन भी ठीक होता है, बट इट सीम्स अ काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज, लाइक मतलब थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज टाइप लगता है कि कॉम्प्रोमाइज करके पढ़ाई की जा रही है, ठीक है। ऑफलाइन मतलब फुल टॉस लर्निंग होती है, टीचर भी फुल टॉस पढ़ाते हैं, ये है कि, लेकिन फिर भी अब क्या करोगे,
आप क्या करोगे? मतलब ऐसा नहीं कि अगर टीचर सेम पढ़ा रहा है तो वो अच्छे से पढ़ा लेगा, ऐसा नहीं है। गलत हो गए मेरे तो, आज तेरे गलत हो ही जाएंगे। सोच के आंसर बताया करो बेटा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ, वो हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, द नंबर ऑफ द व्हीकल्स इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग रिजल्टिंग इन मोर पोल्यूशन। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा जल्दी से। सर ये बुक वर्सेस पीडीएफ क्या बेटर है? ई बुक और वर्सेस पीडीएफ, मतलब तुम ये पूछ रहे हो कि साइनाइड में और मतलब साइनाइड खा लें या कोई दूसरा जहर खा लें, मतलब ये तुम पूछ रहे हो, ठीक है। हाँ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, ई बुक और पीडीएफ दोनों सेम ही होते हैं भैया। बुक्स खरीदा करो, जो हार्ड कवर बुक्स होती हैं पेपर की छपी हुई, वो खरीदा करो, उनसे पढ़ाई किया करो। मतलब अगर मुझसे सलाह मांग रहे हो तो मैं सलाह दे रहा हूँ, अदरवाइज तो मैं शराब फ्री में किसी को देता दिवाता नहीं, ठीक है। पूछ रहे हो इसलिए बता रहा हूँ। ई बुक और पीडीएफ ये सब होते हैं बवाल, ठीक है। तो अगर तुम्हें लगता है ई बुक और पीडीएफ पढ़ के लोग तीरंदाज बन जाते हैं तो ऐसा होता नहीं है। आप बुक खरीदो बेटा, जो प्रॉपर बुक्स होती हैं, हार्ड कवर बुक्स होती हैं, जो पेपर पे छपी होती हैं, उनसे पढ़ाई किया करो, ठीक है। हाँ, प्लंज इनटू होता है सर, लो वो एक बता रहा है प्लंज इनटू होता है, तुम नहीं सुधरोगे, तुम नहीं सुधरोगे। तुम याद कर लेते हो ना कि ये इनटू होता है, वो होता है, सोचने की कोशिश नहीं करते। देखो ये जो क्वेश्चन है ना बच्चे, मैं इसका आंसर पहले तुम्हें बता देता हूँ फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। इसका आंसर ये लिखो, द नंबर ऑफ व्हीकल्स इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। ठीक है, ये जो द हमने लिखा ना ये रिमूव कर देना, ठीक है। आर्टिकल का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर हम कभी भी द नंबर ऑफ, ठीक है, या द अमाउंट ऑफ का यूज करें, ठीक है, अगर हम कभी भी द नंबर ऑफ या द अमाउंट ऑफ का यूज करें, ध्यान रखना दोनों में डिफरेंस ये होता है कि द नंबर जो हम यूज करेंगे तो नाउन वहां पर काउंटेबल होना चाहिए जिसके बारे में बात हो रही है, और अगर हम द अमाउंट ऑफ लिखेंगे तो नाउन जो है वो अनकाउंटेबल होना चाहिए जिसकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल का डिफरेंस होता है, चाहे द नंबर लिखो या द अमाउंट ऑफ लिखो, जो अभी हम लॉजिक समझाएंगे वो दोनों पे इक्वली काम करेगा। बस ये ध्यान रखना है, अगर नाउन अनकाउंटेबल है तो आप द अमाउंट ऑफ लिखोगे, और अगर नाउन काउंटेबल है तो द नंबर ऑफ लिखोगे, ठीक है। अब होता है क्या है, जब भी हम द नंबर ऑफ या द अमाउंट ऑफ यूज करते हैं तो ये हमारे रेफरेंट हो जाते हैं, मतलब ये हमारे रेफरेंसेस होते हैं जिनकी हम बात कर रहे होते हैं। तो इसके बाद में जो लिखा गया नाउन होता है ना, वो डिटरमिन नहीं किया जाता। डिटरमिन इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि वो हमारा सब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट द नंबर और द अमाउंट होते हैं। तो जो भी इनके बाद में नाउन लिखोगे वो बिना आर्टिकल के लिखना, नाउन विदाउट आर्टिकल। तो इनके बाद में जो नाउन लिखोगे वो आप बिना आर्टिकल के लिखना, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। बाकी मैं इसको एक दो एग्जांपल से समझा देता हूं, देखिए। मैंने एक सेंटेंस लिखा, द नंबर ऑफ द नंबर ऑफ द नंबर ऑफ द स्टार्स आर अनलिमिटेड, ठीक है। ये क्वेश्चन एक बार सही करो अगर गलत हो तो, मतलब गलत है ये, मैं पहले बता देता हूं तुम्हें, ये गलत है ही, तो इसको सही करो। द नंबर ऑफ द स्टार्स आर अनलिमिटेड, द नंबर ऑफ द स्टार्स आर अनलिमिटेड। सर कल संडे के लाइव सेशन रखेंगे या नहीं? हाँ बिल्कुल रखेंगे बेटा, कल संडे को लाइव सेशन रखूंगा, आफ्टरनून में मैं शेड्यूल कर दूंगा, इवेंट अभी शेड्यूल कर दूंगा आज ही, ठीक है। और नहीं तो सुबह तक शेड्यूल हो जाएगा, कल एक आफ्टरनून में एक, असल में मेरा जो अनाउंसमेंट है ना वो भी पेंडिंग है काफी टाइम से, मतलब अब मैं सोचता हूँ उसको प्रोग्राम को स्टार्ट कर दूं। मेरा प्रोग्राम फॉर टीचर्स ऑफ इंग्लिश जो है वो उसको मुझे स्टार्ट करना है, तो उसका भी अनाउंसमेंट मैं या तो आज लेट नाइट या फिर कल ही करूंगा, ठीक है। हम्म। चलो आंसर बताओ इनका। गुड इवनिंग भैया। हम्म। तो देखो इसमें पता है क्या बेटा, सबसे पहले एक चीज समझना, ये जो हमने स्टेटमेंट लिखा है ना, द नंबर ऑफ द स्टार्स आर अनलिमिटेड, इसमें जो अनलिमिटेड हमने लिखा है, ठीक है, ये जो हमने आर अनलिमिटेड लिखा है ये प्रेडिकेट, इस प्रेडिकेट का सब्जेक्ट जो है ना वो द नंबर है,
मतलब यहाँ पे क्या लिमिटेड है क्या नहीं, वो नंबर की बात हो रही है, स्टार्स की नहीं। तो यहाँ पे द नंबर सब्जेक्ट है, चूंकि द नंबर सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ में वर्ब आप सिंगुलर लिखिए इज, पहली बात। दूसरी बात, जब आपको पता चल गया कि इस सेंटेंस में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो नंबर है, ठीक है, स्टार्स नहीं है, तो स्टार्स को अब आप डिटरमिन मत कीजिए। ये तो सबको ही पता होगा कि जो एन आर्टिकल होते हैं डिटर्मिनर्स होते हैं। डिटर्मिनर्स का यूज हम नाउन्स के साथ इसलिए करते हैं कि हम नाउन्स को डिटरमिन करना चाहते हैं कि जिस नाउन के बारे में हम बात कर रहे हैं वो डेफिनेट आइडेंटिटी का है या इंडेफिनिट आइडेंटिटी का है। डेफिनेट आइडेंटिटी का होता है तो द लिख देते हैं, इंडेफिनिट आइडेंटिटी का होता है तो एन लिख देते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमें तो यहाँ पे नाउन को रेफर ही नहीं करना, रेफर तो हमें करना है नंबर को। तो अगर हमें नंबर को रेफर करना है, नाउन को रेफर ही नहीं करना, तो नाउन को फिर डिटरमिन करने की जरूरत नहीं है, तो द आर्टिकल जो लिखा है आपने ये हटा दीजिए। तो ये बात तुम ध्यान रखना कि जब भी हम लिखेंगे द नंबर ऑफ, ठीक है, या हम लिखेंगे द अमाउंट ऑफ, तो इनके बाद में जो नाउन लिखा होगा ना वो बिना आर्टिकल के लिखना, ऐसे लिखना। अगर मान लो हम लिख देंगे द अमाउंट ऑफ द मनी, तो ये गलत है, ये गलत है, इसको हटा दीजिए। सिंपली ऐसे लिखे द अमाउंट ऑफ मनी। अगर हम लिख दें द नंबर ऑफ द ट्रीज, तो ये भी गलत है, इसमें से द हटा दीजिए, उसको सिंपली ऐसे लिखिए द नंबर ऑफ ट्रीज। ठीक है, चल वापस चलते हैं। दो क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आज। तो ये जो क्वेश्चन है ना बच्चे, इसका आंसर हो गया द हटा दीजिए, नंबर ऑफ व्हीकल्स लिखिए, द हटा दीजिए। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 एंड क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 43 है, अफ्रीका दैट मिस्ड आउट ऑन द फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन आल्सो विटनेस्ड अ चेंज। मतलब अफ्रीका जो पहला जो फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन था उसमें वो मिस कर गए, मतलब अफ्रीका को कवर नहीं किया गया, अफ्रीका को ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा नहीं मिला, मिस कर गया था वो, ठीक है। लेकिन वहां भी उन्होंने भी एक चेंज विटनेस किया, मतलब उन्होंने भी एक मतलब बदलाव महसूस किया, भले ही वो मिस कर गए हो फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन को, ठीक है, लेकिन फिर भी उन्होंने वहां पे विटनेस किया चेंज। एक ही हो गया। दूसरा हो गया, दिस मूव हेल्प्ड कंट्रीज बिकम प्रोडक्टिव एंड बेटर इन द लॉन्ग रन। ठीक है, कि ये जो मूव था इसने कंट्रीज को हेल्प किया प्रोडक्टिव और बेहतर बनने में लंबे समय में, ठीक है। चलिए, हालांकि दोनों क्वेश्चंस कोई खास डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा ही है, थोड़ा सा ही दिमाग लगाना पड़ेगा तो जान जाओगे। चलो, अ नंबर ऑफ का डिफरेंस प्लीज। अब छोटा बच्चों वाला क्वेश्चन डिफरेंस है उस पे। हाँ, बच्चों वाला डिफरेंस होता है नंबर ऑफ द नंबर ऑफ, उस पर टाइम मत बर्बाद करवाइए जॉनी जी, ठीक है। हाँ, सब्जेक्ट एग्रीमेंट इतना आसान चैप्टर होता है, उसको लोगों ने बेमतलब हुआ बना रखा है, ठीक है। सर आप फेसबुक और टेलीग्राम वगैरह नहीं चलाते हैं? भैया फेसबुक आईडी है मेरी, लेकिन बच्चों के लिए है मना। मतलब फेसबुक मेरा पर्सनल है, मतलब प्रोफेशनल नहीं है, ठीक है। फेसबुक में मैं अपनी अपनी मतलब अपनी लाइफ में मुझे कुछ कहना बोलना होता है तो वो उसके लिए फेसबुक यूज करता हूँ। फेसबुक पे मैं अपने वीडियोस के लिंक शेयर करूँ और फेसबुक पे मैं बच्चों को बुलाऊं और अपना एडवर्टीजमेंट करूँ, इसके लिए मैं फेसबुक नहीं यूज करता, ठीक है। अच्छा, व्हाट्सअप यूज करता हूँ, व्हाट्सअप का नंबर तुम लोगों को मैंने बता भी रखा है, उस पर तुम मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। और मतलब स्टूडेंट्स जो हैं उनको मुझसे कांटेक्ट करने के बस दो ही तरीके हैं, यूट्यूब और व्हाट्सएप, और तीसरा तरीका है मुखर्जी नगर, ठीक है। बाकी कोई दूसरा तरीका नहीं है। हम्म, चलो, अब देखो ये क्वेश्चंस जो है ना इनका समझना, मैं बताता हूं आपको कहानी क्या। एक छोटा सा क्वेश्चन लिखता हूं, पहले उसको बताना। कमल, ठीक है, ये कमल छोड़ो, कुछ और लिखता हूं, ऐसा लिखता हूं जिसमें कंफ्यूजन कम हो। अबे क्या हो गया ये, देखो मैंने एक सेंटेंस लिखा, इंडिया दैट इज माय मदरलैंड इज फेमस फॉर फेमस फॉर यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। मान लो कोई इंडियन बाहर गया, विदेश गया, ठीक है,
तो उससे किसी ने पूछा भाई तुम्हारा देश किस लिए फेमस है, तो उसने ये कह दिया, उसने कह दिया इंडिया दैट इज माय मदरलैंड इज फेमस फॉर यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत है ना, अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग जातियों के लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, अलग अलग तरीके के खाना पीना खाने वाले लोग, अलग अलग तरीके के कपड़े पहनने वाले लोग। ठीक है, लेकिन फिर भी इंडिया एक है, मतलब यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये जो हमने सेंटेंस लिखा है, इंडिया दैट इज माय मदरलैंड इज फेमस फॉर यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कैन एनीवन करेक्ट दिस स्टेटमेंट? क्या कोई बच्चा इस स्टेटमेंट को करेक्ट कर सकता है? मतलब ये सेंटेंस जो हमने लिखा है ना बच्चे, ये गलत है, मतलब इसमें कोई मिस्टेक हो गई है ग्रामर की। ठीक है, एक बार आप उसको सही कीजिए। हम्म, वेरी गुड भाई, बच्चों ने आंसर बताने भी शुरू किए। वेरी गुड, बहुत सही बच्चे बता रहे हैं आंसर। अब देखो समझना, इंडिया यहाँ पर नाउन है और ये नाउन सब्जेक्ट है, मतलब सब्जेक्ट ही लिख देता हूँ, ये सब्जेक्ट है और इसका प्रेडिकेट ये है, इज फेमस फॉर यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इज फेमस फॉर यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो है ना, ये प्रेडिकेट है और इस प्रेडिकेट का सब्जेक्ट है इंडिया। तो इंडिया इज फेमस फॉर यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये हमारी मेन क्लॉज है। ठीक है, उसके बाद में जो हमने लिखा दैट इज माय मदरलैंड, ये रिलेटिव क्लॉज है। ये रिलेटिव क्लॉज है क्योंकि ये एडजेक्टिव क्लॉज है जो डिस्क्राइब करने के लिए इंडिया को लिखी गई है। तो ये जो रिलेटिव क्लॉजेस होती हैं जो हम रिलेटिव नाउन की मदद से लिखते हैं, दो टाइप की होती हैं, एक रेस्ट्रिक्टिव एक नॉन रेस्ट्रिक्टिव। ठीक है, मतलब दूसरे शब्दों में डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग कहते हैं। डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेस हम यूज करते हैं तब जब हमें ये बताना हो कि जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कौन है, मतलब हमें उसको पिन पॉइंट करना हो, आइडेंटिफाई करना हो। अब जैसे बहुत से इंडिया हो और हमें बताना हो कि भाई वो वाली इंडिया जो मेरी मदरलैंड है वो फेमस है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के लिए। ठीक है, तब तो हमें डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज लिखनी पड़ेगी। लेकिन हमें पता है कि इंडिया प्रॉपर नाउन है और मल्टीपल इंडियाज हैं भी नहीं, एक ही इंडिया है और प्रॉपर नाउन है। चूंकि ये प्रॉपर नाउन है तो ये ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें ये डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज लिखने की जरूरत नहीं है, हमें नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज लिखनी पड़ेगी। अच्छा, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेस जो होती हैं उनमें दैट नहीं यूज हो पाता। नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेस जो होती हैं उनमें दैट नहीं यूज होता, दैट केवल डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेस का रिलेटिव प्रोनाउन है। तो एक तो दैट गलत है, हटा के उसकी जगह विच लिखना पड़ेगा। दूसरी एरर ये है कि जो नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेस होती हैं बच्चे, ये कॉमास के साथ लिखनी पड़ती हैं, तो आपको कॉमा भी लगाने पड़ेंगे। तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, एक कॉमा यहां लगाना पड़ेगा, एक कॉमा यहां लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो दैट की जगह विच लिखना है, वो तो है ही एक बात कि दैट हटा के विच तो लिखना ही लिखना है, लेकिन ये जो रिलेटिव क्लॉज है इसको इनसाइड कॉमाज लिखना है, इसको कॉमाज में लिखना है क्योंकि ये नॉन डिफाइनिंग है, डिफाइनिंग नहीं है। डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज हम इसलिए नहीं यूज कर सकते क्योंकि इंडिया एक ही है, मल्टीपल इंडियाज है नहीं जो हमें डिफाइन करना पड़े कि विच इंडिया। ठीक है, अगर मल्टीपल इंडियाज होती तो हमें डिफाइन करना पड़ता विच इंडिया, बट क्योंकि इंडिया एक ही है तो हमें उसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं, तो हम नॉन डिफाइनिंग क्लॉज लिखेंगे। नॉन डिफाइनिंग क्लॉज में दैट रिलेटिव प्रोनाउन यूज नहीं होता है, तो दैट हटा के विच लिख देना है। दूसरी बार नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेस जो होती हैं वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, सेंटेंस की एसेंशियल इन्फॉर्मेशन होती नहीं, तो उनके साथ में कॉमाज लगाने पड़ते हैं, तो हमें यहाँ पे कॉमा भी यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये करेक्शन है। अब अगर ये बात तुम्हें समझ में आ गई, ठीक है, जो कि अगर तुमने प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन ढंग से पढ़ा होगा तो समझ में आ गई होगी। अगर आ गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ गई तो यहां देखो समझना। ये जो हमने लिखा ना दैट मिस्ड आउट ऑन द फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन, ये नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है जो हमने अफ्रीका नाउन के लिए यूज किया है, नॉन डिफाइनिंग। अब हम इसको नॉन डिफाइनिंग क्यों कह रहे हैं समझना। इसको हम नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज दो वजह से कह रहे हैं। एक वजह है कॉमाज, कि कॉमा लगा रखे हैं, क्योंकि अगर कॉमा लगाए हैं तो क्लॉज डिफाइनिंग नहीं नॉन डिफाइनिंग होगी, तो एक तो कॉमा लगा रखे हैं इस वजह से हम इसे नॉन डिफाइनिंग कह रहे हैं। दूसरी वजह है कि जो इसका एंटीसीडेंट अफ्रीका है वो भी एक प्रॉपर नाउन है, जैसे इंडिया प्रॉपर नाउन है वैसे अफ्रीका भी प्रॉपर नाउन है। तो अगर अफ्रीका प्रॉपर नाउन है, ठीक है, तो उसके लिए जो हम रिलेटिव क्लॉज लिखेंगे वो उसको डिफाइन नहीं करेगी, क्योंकि प्रॉपर नाउन्स आर ऑलरेडी आइडेंटिफाइड। प्रॉपर नाउन्स जो होते हैं वो डेफिनेट आइडेंटिटी के ही होते हैं। क्योंकि प्रॉपर नाउन्स डेफिनेट आइडेंटिटी के होते हैं तो अगर हम उनके लिए कभी कोई रिलेटिव क्लॉज लिखेंगे तो वो रिलेटिव क्लॉज हमेशा नॉन डिफाइनिंग ही होगी। ठीक है,
तो अफ्रीका जो एंटीसीडेंट है वो ऑलरेडी प्रॉपर नाउन है, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रॉपर नाउन है तो उसके लिए हम डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज लिख नहीं सकते, हमें नॉन डिफाइनिंग ही लिखनी पड़ेगी। एक वजह है ये। दूसरी वजह हमने कॉमा लगा ही रखे हैं, तो जब कॉमा यूज ही कर रखे हैं तो ऐसे समझ जाओगे नॉन डिफाइनिंग क्लॉज है। तो अब समझ में आ गया होगा कहानी क्या है। नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेस में दैट नहीं विच यूज किया करो। मतलब अगर कोई पर्सन हो तो हु या हुम लिख लेना, लेकिन अगर थिंग्स की बात हो रही हो, एनिमल्स की बात हो रही हो, तो दैट की जगह विच लिख देना। तो यहां पर हम लिख देंगे विच। तो हम लिखेंगे अफ्रीका विच मिस्ड आउट ऑन द फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन आल्सो विटनेस्ड अ चेंज। खैर, अब ये जो मैंने तुम्हें कहानी समझाई है ना डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग की, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन पूछता हूं, आंसर बताना। माय फ्रेंड दैट met you there is very kind। ठीक है। दूसरा, my father that met you there is very kind। अब ये जो दोनों सेंटेंसेस हैं, इनको जरा एक बार देखो और बताओ क्या दोनों सही लिखे हैं, दोनों गलत लिखे, या एक सही है एक गलत। मतलब क्या कहानी है वो अपने आप बताओ। इफ वी वांट टू आइडेंटिफाई अ प्रॉपर नाउन, कैन वी यूज द बिफोर दैट प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को भैया आइडेंटिफाई कैसे करोगे, हमें एक चीज बताना। और अगर आइडेंटिफाई करने की नौबत आ रही है तो फिर प्रॉपर नाउन काहे का रह गया। हिस्ट्री की क्लास नहीं होगी बेटा। हिस्ट्री की क्लास देखो आपकी शुरू हो गई होगी, मतलब ठीक है। अभी मेरी क्लास वैसे 9 से 10 होती है, लेकिन अब टाइम के हिसाब से तो नहीं चल सकते ना। मान लीजिए एक दो क्वेश्चन बचे हैं तो डिस्कस करके ही जाएंगे। तो अपने चेक करो चैनल पे, हो सकता है तुम्हारी हिस्ट्री की क्लास चल गई हो अब तक। ग्रामर को कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए थैंक यू भैया, थैंक यू। तुम्हें भी थैंक यू, तुम्हें समझ में आ गया मेरा कॉन्सेप्ट। मैं तो आभारी हूं उन बच्चों का जो समझ लेते हैं मेरी बात को। ये तो आधे पगले समझ ही नहीं पाते और फिर वो सीखना छोड़ के रटना यहाँ शुरू कर देते हैं। हाँ। बोथ आर रॉन्ग, बोथ आर रॉन्ग। बहुत सही, तुम तो कहते एकदम से आगे ज्यादा चले गए, पुल ही खत्म हो गया बेटा। देखो यहां पर समझना मेरी बात को। ये जो हमने लिखा ना दैट मेट यू देयर, ये डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है। ये जो हमने रिलेटिव क्लॉज लिखी ना बेटा, ये डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है। ठीक है। क्यों डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है, क्योंकि एक तो हमने कॉमास नहीं लगाया और दूसरा दैट प्रोनाउन लिख रखा है। तो अगर हमने दैट रिलेटिव प्रोनाउन लिख रखा है और कॉमा लगाया नहीं है तो इसका मतलब डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है। ठीक है। उसी तरीके से जो हमने लिखा दैट मेट यू देयर, ये भी डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है, क्योंकि इसको भी हमने वैसे ही लिख रखा है, कॉमास इसमें भी नहीं यूज किए हैं। ठीक है। और दैट भी लिख रखा है। अब ध्यान देने वाली बात यह है, ध्यान देने वाली बात यह है, ठीक है, कि हम डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेस तब लिखते हैं जब हमें एंटीसीडेंट को आइडेंटिफाई करना हो। आइडेंटिफाई का मतलब हमें यह बताना हो विच वन। अब मान लो मेरे कई दोस्त हैं, ठीक है, लेकिन उनमें से एक ही है जो काइंड है, बाकी नहीं उतना काइंड है। तो मुझे अपने उस दोस्त को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, भाई कौन से वाला दोस्त मेरा काइंड है। तो मैं उसके साथ में डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज लिख दूंगा। तो मैंने यहां पर माय फ्रेंड नाउन के साथ में डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज लिख दी, दैट मेट यू देयर, जो तुमसे वहां मिला वो वाला दोस्त काइंड है। तो इसका मतलब ये हो गया कि बाकी दोस्त काइंड नहीं है, जो वहां मिला वही वाला है काइंड। तो ये उसका आइडेंटिफिकेशन हो गया फ्रेंड का, कि विच फ्रेंड इज काइंड। वही बात हमें यहां पर माननी पड़ेगी कि विच फादर इज वेरी काइंड, कि कौन से वाले पिताजी ज्यादा काइंड है। तो फिर जो तुम्हें वहां मिले थे वो वाले पिताजी। लेकिन हमें पता है बकवास है। ये सेंटेंस सही है। अ पर्सन कैन हैव, यूजुअली पीपल हैव मोर देन वन फ्रेंड। अक्सर लोगों के एक से ज्यादा दोस्त होते हैं। ठीक है। देखो होता क्या है, जिसके दोस्त होते हैं उसके एक से ज्यादा ही होते हैं लगभग, और जिसके नहीं होते फिर उसका एक भी नहीं होता। मतलब हो सकता है रेयर सिचुएशंस भी होती हैं, लेकिन मैंने जनरली ऐसा ही देखा है कि जिसके दोस्त होंगे उसके फिर कई होंगे, और जिसके नहीं होंगे उसका एक आधा भी नहीं होगा। तो ये जो हमने लिखा ना माय फ्रेंड दैट मेट यू देयर इज वेरी काइंड, ये लॉजिकल मतलब सिचुएशन है, क्योंकि लोगों के कई बार दोस्त एक से ज्यादा होते हैं। तो अगर मान लो एक से ज्यादा किसी के दोस्त हैं और उनमें से किसी एक को रेफर करना है, तो उस एक के लिए उसको डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज लिखनी पड़ेगी। तो ये सही है। पिताजी नहीं होते एक से ज्यादा, तो पिताजी के लिए अगर आप डिफाइनिंग क्लॉज लिख रहे हो तो आप गड़बड़ कर रहे हो।
ठीक है। तो ये जो हमने डिफाइनिंग क्लॉज लिखी ना पिताजी के लिए गलत है, इसको नॉन डिफाइनिंग बनाओ। अब जब नॉन डिफाइनिंग बनाओगे तो एक तो पंक्चुएशन मार्क कॉमाज यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। दूसरा ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन चूंकि डिफाइनिंग क्लॉजेज में यूज होता है तो ये नॉन डिफाइनिंग में यूज होगा नहीं, तो इसको हटाना पड़ेगा। अब पिताजी जो हैं वो पर्सन है, उनके लिए हम विच लिख नहीं सकते, हु या हुम लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देंगे हु, क्योंकि पिताजी सब्जेक्ट है ना मेट वर्ब के लिए। तो ये हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, माई फादर कॉमा हु मेट यू देयर कॉमा इज वेरी काइंड, और वो सही हो गया, ठीक है। तो ये जो हमारे क्वेश्चन है बच्चे, क्या है ये जो हमारा क्वेश्चन है बच्चे ना, ये वाला क्या नाम 43rd, इसमें बस आपको क्या करना है, दैट की जगह विच लिख देना है, क्योंकि वो नॉन डिफाइनिंग क्लॉज है तो उसमें दैट नहीं आएगा, उसमें विच लिख दीजिए। अफ्रीका विच मिस्ड आउट ऑन द फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन आल्सो विटनेस अ चेंज। 44th क्वेश्चन का आंसर बताइए। ये हमें लगता है आज का शायद सबसे आसान क्वेश्चन भी हो सकता है, ठीक है। 44th, दिस मूव हेल्प्ड कंट्रीज बिकम प्रोडक्टिव एंड बेटर इन द लॉन्ग रन। कमेंट द आंसर टू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा लोग जल्दी से। सर आपके हैं दोस्त, हाँ है दोस्त। आपके ऑफलाइन बैच में कितने बच्चे पढ़ाते हैं? अबे बच्चे नहीं पढ़ाते हैं हमारे यहाँ, हम पढ़ाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं। ऑफलाइन बैच में मुखर्जी नगर कौन सा टॉपिक चल रहा है? बेटा टेंस चल रहा है, इससे तुम्हें क्या फायदा होगा मुझे नहीं समझ में आ रहा। ऑफलाइन हम एक नया बैच मुखर्जी नगर बना रहे हैं 17 तारीख को, देखो बता देता हूँ। हालांकि ये जो बच्चे ऑफलाइन आके पढ़ सकते हैं मुखर्जी नगर में, अफोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए मैं बता देता हूँ। हम मुखर्जी नगर में 17 मार्च को एक नया बैच बना रहे हैं कंपटीशन के लिए, ऑफलाइन बैच होगा, ठीक है। और अगर उसमें इंटरेस्टेड हो और कोई जानकारी चाहिए फर्दर, ठीक है, तो ये ध्यान रखना 9891991959 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। मतलब फिर से बता देता हूँ, ये व्हाट्सअप नंबर मतलब ये मेरा इंक्वायरी का नंबर है, ऑफिस में रहता है ये फोन। इसका व्हाट्सअप मैंने अपने फोन पे एक्टिव कर रखा है, ठीक है। तो इस पे अपना व्हाट्सएप के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और ऑफिस टाइम में इंक्वायरी के लिए फोन भी कर सकते हैं, बट ये फोन मेरे पास नहीं रहता है, ध्यान रखना, ठीक है। 17 मार्च को बैच बनेगा मुखर्जी नगर में ऑफलाइन, टाइम होगा 3 से 5, 3 बजे से लेके 5 बजे तक, मतलब 3 से 5 2 घंटे का बैच है। मंडे टू फ्राइडे क्लासेस हुआ करेंगे। 17 मार्च को ये मुखर्जी नगर में बैच बनेगा, ठीक है। तो जिन बच्चों को सूट कर सकता है वो अपना ध्यान रखें, मतलब जो ऑफलाइन में पढ़ना चाहते हैं, और बाकी तो ऑनलाइन क्लासेस चलती ही हैं। चलो तो तुम लोगों ने आंसर बता दिया नेक्स्ट क्वेश्चन का, वाह भाई वाह। हम्म, सर क्लॉज का क्लास यूट्यूब पर है? क्लॉज बेसिक की क्लासेस हैं बेटे यूट्यूब पे, हाँ जितना कंपटीशन के लिए आपको आना चाहिए उतनी क्लॉजेस की क्लासेस यूट्यूब पर हैं। फीस क्या है? फीस असल में क्या है मैं आपको बताता हूँ। हमारी फीस लॉकडाउन से पहले हुआ करती थी 11,000, इंग्लिश स्पेशल बैचेस जो हम अपना पढ़ाते थे कोचिंग सेंटर में, उसकी फीस होती थी 11,000। अभी तुम लोग पता नहीं जान पाए या नहीं जान पाए, यहाँ पर देख रहोगे तुम लोग तो एक, तुम लोगों को यहाँ पे लोगो दिख रहा होगा, इस साइड में किस साइड में, इस साइड में ऐसा दिए, ठीक है। यहाँ पे एक लोगो तुम लोगों को दिख रहा होगा एग्जामपुर का। तो अभी मेरे जो ऑफलाइन बैचेस मुखर्जी नगर में, वो ऑफलाइन में वो एग्जामपुर के साथ कोलेबोरेशन में बनते हैं। तो ऑफ एग्जामपुर जो है ये बच्चों को डिस्काउंट्स वगैरह दे रहे हैं, तो जो हमारा बैच बन रहा है मुखर्जी नगर में उसकी फीस है 6,000। मतलब ये हमने नहीं करी है फीस 1,000, हमारी तो कोचिंग होती तो हम 11,000 ही लेते हैं, ठीक है। बट अभी क्या है, एग्जामपुर के साथ में कोलेबोरेशन हमारा ऑफलाइन के लिए हुआ है, तो ऑफलाइन बैच की जो हमारी फीस है इंग्लिश स्पेशल बैच की, उसकी है 6,000। इंस्टॉलमेंट कोई करवाएगा तो 7,000 रुपया ये लोग ले लेंगे, बट अगर वन टाइम पेमेंट करेगा तो 6,000 है, ठीक है। और अदरवाइज हमारी क्लास जो थी, हमारी जो फीस थी वो 11,000 ही थी, और अगर मैं अपने ही स्टार्ट करता तो 11,000 ही करता, ठीक है। तो ये कहानी है। चलो चलिए, तो ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चे, बड़ा आसान है, और मुझे लगता है कुछ बच्चों ने इसका सही आंसर भी बता दिया। देखो इसमें पता है क्या है, ये जो एंड है ये कंजंक्शन है, और यहां पर इस कंजंक्शन से हमने दो एडजेक्टिव जोड़ रखे हैं। एक एडजेक्टिव है बेटर और एक एडजेक्टिव है प्रोडक्टिव। ये दो एडजेक्टिव्स हैं, ये एडजेक्टिव 1 है, ये एडजेक्टिव 2 है, और इन दोनों को हमने एंड से जोड़ रखा है। होता क्या है कि जब भी हम कभी दो एडजेक्टिव्स को एंड से कनेक्ट करते हैं तो वो दोनों सेम डिग्री में होने चाहिए। सेम डिग्री का मतलब है जैसे ये बेटर कंपेरेटिव है ना, वैसे ये प्रोडक्टिव भी कंपेरेटिव होना चाहिए, मोर प्रोडक्टिव। या फिर जैसे ये प्रोडक्टिव पॉजिटिव डिग्री में है ना, उसी तरीके से बेटर जो है ये भी पॉजिटिव डिग्री में होना चाहिए, गुड। तो हमारे पास दो ऑप्शन है,
ये जो प्रोडक्टिव और बेटर दोनों एडजेक्टिव हमने एंड से जोड़ रखे हैं, इनको हमें सेम डिग्री में लिखना पड़ेगा। अभी ये सेम डिग्री में नहीं है, प्रोडक्टिव पॉजिटिव डिग्री में है और बेटर कंपेरेटिव डिग्री में है। तो या तो हम दोनों को पॉजिटिव कर दें, प्रोडक्टिव एंड गुड, या हम दोनों को कंपेरेटिव कर दें, मोर प्रोडक्टिव एंड बेटर। तो मतलब तभी करेक्ट होगा, अभी ये कुल मिला के गलत है। तो अब हमें ये सोचना है कि हम क्या सही करें, मतलब हम सही क्या करें। हम इसमें प्रोडक्टिव को कंपेरेटिव बनाएं, मोर प्रोडक्टिव कर दें, या बेटर को पॉजिटिव बना दें, गुड कर दें। तो उसके लिए सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा। इसमें हमने लिखा दिस मूव हेल्प्ड कंट्रीज बिकम, कि इस मूव ने कंट्रीज को हेल्प किया बनने में। तो बनने का मतलब होता है, बनने का मतलब होता है कोई चेंज होना, मतलब कंट्रीज तो पहले से ही होंगी, तो वो अगर बनी है तो मतलब बनी है तो इसका मतलब उनमें कोई चेंज हुआ है। अच्छा, चेंज चाहे बेहतर के लिए हो चाहे खराब के लिए हो, चेंज के लिए हमेशा कंपेरेटिव डिग्रीज ही आती है। हमेशा ध्यान देना कि जब भी आप कभी किसी चेंज को एक्सप्रेस करोगे तो उस कंडीशन में एडजेक्टिव्स हमेशा कंपेरेटिव डिग्री में ही लिखने पड़ेंगे। होता क्या है, जो कंपेरेटिव डिग्रीज होती है ना, ये शो करती हैं ग्रेटर या लेसर का रिलेशन। जब हम कंपेरेटिव डिग्री लिखते हैं तो उससे हमें ये पता चलता है कि या तो डिग्री बढ़ गई है या डिग्री घट गई है। तो चेंज का मतलब बढ़ना या घटना ही होता है। अगर कोई भी चीज चेंज होगी तो इसका मतलब या तो उसमें कुछ इंक्रीज हो गया, कुछ डिक्रीज होगी। तो अगर डिक्रीज होगी तो भी कंपेरेटिव डिग्री यूज करोगे, इंक्रीज होगी तो भी कंपेरेटिव डिग्री यूज करोगे। तो यहाँ पे जो बिकम वर्ब लिखी है ना, इससे हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे चेंज को रेफर किया जा रहा है। तो अगर चेंज को रेफर किया जा रहा है तो आपको कंपेरेटिव डिग्री की जरूरत पड़ेगी। बेटर ऑलरेडी कंपेरेटिव डिग्री है, प्रोडक्टिव कंपेरेटिव डिग्री में नहीं है, तो इसके बाद मोर लिख दीजिए। तो ये आंसर है, दिस मूव हेल्प कंट्रीज बिकम मोर प्रोडक्टिव एंड बेटर इन द लॉन्ग रन, कि मतलब इस मूव ने कंट्रीज को हेल्प किया बनने में और ज्यादा प्रोडक्टिव और ज्यादा बेहतर लंबे समय के लिए। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। फिर अब तुम लोगों से मिलते, वो एक कह रहा आवाज नहीं आ रही, अपना फोन चेक कर ले, वॉल्यूम वॉल्यूम बंद कर दिया होगा, समझा, आवाज नहीं आ रही। चलिए, ए के भारद्वाज 3 ऑप्शंस हैं, ज्यादा बेटर कौन है। चलो ठीक है, तुम अपने आपस में लगे रहो। तो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही, और फिर चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब देखिए, संडे को तो मैं पढ़ाने वाली क्लास लेता नहीं, पहली बात बता देता हूँ। तो संडे को हम अपने चैनल पर, अंकुल सर इंग्लिश क्लासेस चैनल पे क्लास तो रखेंगे, एक ओपन सेशन रखेंगे, संडे स्पेशल सेशन, जैसा कि हमने बीच में रखा था एक दो संडेज को, वैसा रखेंगे। बट कोई मतलब लर्निंग की क्लास नहीं होगी, मतलब उसमें हम कुछ पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं। एक दो मुझे अनाउंसमेंट्स करनी है, वो करूंगा कल। और एक ऐसे ओपन सेशन रखेंगे, उसमें दुनिया भर की बातें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बाय एवरीबॉडी, और बहुत अच्छा टाइम बीत गया तुम लोगों के साथ में। फिर मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए सभी